नमस्ते जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अब हमारी इकोनॉमिक्स की यूनिट 5, जिसमें हमारे चैप्टर का नाम है बाजार संतुलन। ठीक है, बाजार में संतुलन किस स्थिति पर बना रहता है ना। तो देखो, फर्स्ट टॉपिक ही इसका यही है, बाजार संतुलन का अर्थ। तो हम जानते हैं क्या लिखा है इसमें, जिससे हम बाजार संतुलन का अर्थ समझ सकेंगे। तो लिखा है, बाजार संतुलन वह स्थिति है जिसमें परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। मतलब संतुलन क्या होता है, एकदम बैलेंस, इक्वल, बराबर, ना कम ना ज्यादा। तो उसने बोला कि संतुलन वह स्थिति होती है जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। आपके पास 100 रुपए है, आपने 100 रुपए खर्च कर दे, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, तो वो संतुलन। ठीक, फिर आगे लिखा है, इस बाजार में गति तो होती है किंतु गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। वो बोल रहा है बाजार संतुलन वह स्थिति है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन परिवर्तन का अर्थ ये नहीं है कि इसमें गति नहीं होगी, बाजार में मांग या पूर्ति नहीं बढ़ेगी। मांग और पूर्ति तो बढ़ेगी, है ना, लेकिन परिवर्तन कोई नहीं होगा, किसी प्रकार का नहीं होगा। यहाँ परिवर्तन का अर्थ है, इस टेबल में देखो लिखा है कि कीमत 1 रुपए होती है तो मांग 500 होती है और पूर्ति कितनी है, 100 होती है। ठीक है, फिर कीमत जब 2 रुपए होती है तो मांग 400 होती है और वस्तु की पूर्ति कितनी होती है, 200 होती है। तो इन दोनों ही स्थितियों में बाजार संतुलन में नहीं है, क्योंकि फिर हम यहाँ पर देखेंगे लिखा है बाजार उस स्थिति में संतुलन में होता है जब बाजार की पूर्ति बाजार की मांग के बराबर होती है। तो यहाँ ये जो थर्ड है, जब वस्तु कीमत 3 होती है तो वस्तु की मांग कितनी हो गई, 300, और पूर्ति भी कितनी है, 300। तो यह कंडीशन हमें बता रहा है कि बाजार संतुलन की स्थिति में है। फिर से समझेंगे कि बाजार संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें परिवर्तन नहीं होता। अब परिवर्तन नहीं होता इसका अर्थ ये नहीं है कि गति नहीं होती, गति होती है लेकिन गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब है किसी वस्तु को अगर 10 लोग खरीदना चाहते हैं तो 10 ही लोगों को वो वस्तु दे दी जाती है। तो ये देखो, डिमांड और सप्लाई क्या हो गई, यहाँ पर इक्वल हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, फिर जब वस्तु को आज 10 लोग खरीद रहे हैं, कल 20 लोग खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप 20 ही लोगों को वस्तु दे देते हो। फिर 30 लोग खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप 30 ही लोगों को वस्तु दे देते हो। तो ये गति तो हो रही है, मांग 10 से 20 हुई, 20 से 30 हुई, तो पूर्ति भी बराबर है, 10, 20, 30। 10 लोग या 100 लोग किसी वस्तु को खरीद रहे हैं तो 100 ही लोगों को वस्तु दे दी गई। तो यहाँ पर मांग क्या कर रहे हैं, 100 लोग कर रहे हैं तो 100 ही लोगों को वस्तु की पूर्ति कर दी गई, तो बाजार संतुलन की स्थिति में है। और टेबल में हमने पढ़ा कि कीमत 1 रुपया और 2 रुपया होने पर बाजार संतुलन की स्थिति में नहीं है, क्योंकि यहाँ वस्तु की मांग 500 लोग किसी वस्तु को खरीदना चाहते हैं जबकि हम 100 ही लोगों को वस्तु दे सकते हैं। तो ये बाजार संतुलन की स्थिति में नहीं है, बाजार में वस्तु ही उपलब्ध नहीं है। फिर जब वस्तु कीमत 1 से बढ़ के 2 रुपए हो गई तो भी बाजार संतुलन की स्थिति में नहीं है, क्योंकि खरीदने वाले 400 लोग हैं और हम केवल 200 ही लोगों को वस्तु दे सकते हैं। हम बाजार को संतुलन की स्थिति में कब मानेंगे, जब वस्तु कीमत 3 रुपया होती है, 300 लोग वस्तु को खरीदना चाहते हैं और 300 ही लोगों को वस्तु दे दी गई, तो ये संतुलन की स्थिति है। फिर आगे जब वस्तु कीमत 4 रुपए 5 रुपए होती है तब भी संतुलन की स्थिति नहीं होती, क्योंकि हम देखते हैं मांग 200 है और हम 400 वस्तु उपलब्ध कराने के लिए तैयार है, जबकि 400 तो खरीदारी नहीं है। मांग 100 लोग कर रहे हैं और हम 500 लोगों को देने के लिए तैयार है, तो ऐसी स्थिति में तो नुकसान है ना। तो मांग और पूर्ति जब बराबर होती है तो बाजार संतुलन की स्थिति में होता है। और मांग का अर्थ है यहाँ पर किसी वस्तु की वह हम बोल सकते हैं किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे कोई उपभोक्ता खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, और पूर्ति किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे विक्रेता बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तो कुल मिला के यहाँ हमारा मीनिंग निकलता है बाजार संतुलन का कि बाजार संतुलन वह स्थिति होती है जिसमें परिवर्तन की कोई स्थिति नहीं होती। क्या होता है, परिवर्तन की कोई स्थिति नहीं होती। यहाँ इस परिवर्तन की स्थिति का अर्थ है कि चेंजेस किसी प्रकार का नहीं होता। 100 लोग वस्तु को मांग रहे हैं तो 100 लोगों को ये वस्तु दे दी जा रही है। ठीक है, तो मांग और पूर्ति जहां बराबर होती है वहां बाजार संतुलन की स्थिति में होता है। ठीक, अब हम जब यहाँ पर पढ़ रहे हैं मांग और पूर्ति बराबर होती है, तो मांग और पूर्ति का अर्थ भी हमें यहाँ इसे समझाना पड़ेगा। तो लिखा है यहाँ पर वस्तु की मांग के अध्ययन में
कि पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण करते समय वस्तु की मांग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसी भी वस्तु की कीमत निर्धारण करने के लिए मांग का अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपके पास वस्तु 100 है और खरीदने वाले 1000 लोग हैं। तो ऐसी कंडीशन में 100 वस्तु को 1000 लोगों में कैसे डिवाइड करोगे? तो आप क्या करोगे, उस वस्तु की कीमत को बढ़ा दोगे, जिससे क्या होगा, खरीदने वाले लोग कम हो जाएंगे। जिसके बजट में वो वस्तु खरीदने योग्य होगी वो खरीद पाएंगे, और जिसका बजट नहीं होगा खरीदने जैसा वो नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण करते समय वस्तु की मांग को देखा जाता है। इसके लिए मांग के नियम की सहायता ली जाती है, जिसके अनुसार अन्य बातें स्थिर मतलब समान रहने पर जब वस्तु के मूल्य में कमी हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और जब वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो मांग घट जाती है। मांग का नियम हमें बोलता है अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातों का यहाँ मतलब है कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को केवल और केवल कीमत के आधार पर ही खरीदेगा, है ना। मांग के नियम में बोला जाता है कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को केवल कीमत के आधार पर खरीदता है। अन्य बातें जैसे सरकार की कर नीति या जनसंख्या वृद्धि या ब्याज की दर, है ना, उपभोक्ता की आय, इन बातों से प्रभावित होकर वो वस्तु को नहीं खरीद रहा है, वो केवल कीमत देख रहा है कि 10 रुपए की वस्तु 5 रुपए में हो गई, अधिक खरीद लो, 10 रुपए की वस्तु 15 रुपए की हो गई, कम खरीद लो। मांग का नियम हमें वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा में ऋणात्मक संबंध बताता है। कैसे बताता है, एक टेबल से मैं आपको समझाती हूँ। जब वस्तु की कीमत 1 रुपया होती है तो उसको खरीदने वाले लोग कितने होते हैं, 4। अब वस्तु की कीमत 1 रुपए से बढ़कर, यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी मतलब मात्रा, वस्तु की कीमत 1 रुपए से बढ़कर 2, वस्तु की कीमत क्या हो गई, बढ़ गई, तो खरीदने वाले लोग 4 से क्या हो गए, 3 हो गए। फिर वस्तु की कीमत 2 से 3 हुई तो खरीदने वाले 3 से 2 हो गए। वस्तु की कीमत 3 से 4 हुई तो खरीदने वाले 2 से 1 हो गए। तो देखो ऋणात्मक संबंध है, प्राइस बढ़ रही है 1 2 3 4, तो मात्रा खरीदने वाले लोग क्या हो रहे, कम, 4 3 2 1। वही बात इसमें है, यहाँ पर हम प्राइस लिख दें, यहाँ पर हम उसकी मात्रा लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे हमने प्राइस लिख दी या क्वांटिटी लिख देंगे 1 2 3 4। तो देखो जब वस्तु कीमत 1 रुपए थी तो खरीदने वाले लोग कितने थे, 4। वस्तु कीमत 1 से 2 हुई तो खरीदने वाले 3। वस्तु कीमत 2 से 3 होती है तो खरीदने वाले 2 हो गए 3 से, और जब वस्तु कीमत 3 से 4 बढ़ जाती है तो खरीदने वाले खरीदने वाले क्या हो गए, 2 से 1 हो गए। तो इस तरीके से हमारा ये डिमांड कर्व बन गई, हमारी मांग रेखा हो गई। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हो। ठीक है, कि जैसे जैसे क्या होती है, कीमत बढ़ती है, जैसे देखो 1 से कीमत तो मांग कम होती जा रही है, 2 हुई तो मांग कम होती जा रही है। देखो ये इस तरीके से बनता है मांग का कर्व। ठीक है, अब पढ़ेंगे पूर्ति का अध्ययन। इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारित करते समय वस्तु की पूर्ति का अध्ययन किया जाता है। पूर्ति मतलब क्या, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे विक्रेता बाजार में बेचने के लिए तैयार होता है। विक्रेता के पास किसी वस्तु की 1000 इकाइयां हैं, तो 1000 क्या है, स्टॉक है, और इसमें से अगर वो 600 या 500 जितनी भी क्वांटिटी बेचने के लिए लाता है बाजार में, वो पूर्ति होती है। तो जैसे मांग का नियम है वैसे पूर्ति का नियम है। मांग का नियम ऋणात्मक संबंध बताता है तो पूर्ति का नियम धनात्मक इसलिए बताता है क्योंकि पूर्ति का नियम कहता है जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ती है। 10 रुपए कोई वस्तु की कीमत है, उसका 20 रुपए आपको मिल रहा है, तो आप उसकी पूर्ति को बढ़ाओगे क्योंकि एक वस्तु पे आपको 10 रुपए का फायदा हो रहा है ना। तो देखो पूर्ति के नियम में लिखा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में जैसे मांग में कीमत निर्धारण करते वस्तु की कीमत निर्धारण करते समय मांग की सहायता ली जाती है, वैसे ही पूर्ति की सहायता भी ली जाती है, और इसके लिए पूर्ति के नियम की सहायता ले रहे हैं, जिसके अनुसार अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु कीमत बढ़ जाती है तो बाजार में पूर्ति बढ़ जाती है, और जब वस्तु की कीमत कम हो जाती है तब पूर्ति भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऑपोजिट है मांग के नियम का। ठीक है, अब इसकी टेबल से हम समझेंगे। जब वस्तु कीमत 1 2 3 4 होती है, प्राइस और ये सप्लाई लिख देते हैं। ठीक है, 1 रुपए कीमत होने पर 10 इकाइयों को बेचा गया, 2 रुपए कीमत होने पर 20 इकाइयों को,
3 रुपए कीमत होने पर 30 इकाइयों को, 4 रुपए होने पर 40। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ी वैसे वैसे पूर्ति भी क्या हुई, बढ़ी। तो मांग पूर्ति का नियम क्या कहता है, अन्य बातें समान रहने पर। इसमें अन्य बातों का मतलब है फ्रेंड्स यहाँ पे तकनीकी परिवर्तन, है ना। फिर हम लिख सकते हैं फर्मों की संख्या। ये सारी बातें पूर्ति को बढ़ाती और घटाती है। जैसे मांग के नियम में जनसंख्या वृद्धि, ब्याज की दर, उपभोक्ता क्या है, मांग को घटाती बढ़ाती है, वैसे ही पूर्ति के नियम में भी कुछ बातें स्थिर होती है। ठीक, ये सारी बातें हम यहाँ पे टेबल है इसको हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइस लिख सकते हैं 1, 2, 3 और 4। सप्लाई हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4। कीमत 1 रुपया होने पर सप्लाई कितनी थी, 10। कीमत 1 से बढ़ के 2 हो गई तो सप्लाई क्या हो गई, यहाँ पर देखो ये 2। फिर कीमत 2 से 3 होती है तो सप्लाई भी यहाँ पे 2 से 3 हो गई, और जब 3 से 4 होती है तो यहाँ पे सप्लाई भी 4। तो ये इस तरीके से 1 पे 10, 2 पे 20, 3 पे ये 30 और 4 पे ये 40, ऐसे। तो पूर्ति हमेशा क्या होती है, बढ़ती है, जबकि मांग हमेशा क्या होती है, घटती है। और फिर यहाँ पे जो ये बिंदु बनता है वो संतुलन बिंदु होता है। अब हम इस बिंदु की चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम बाजार संतुलन में पढ़ रहे हैं कि बाजार संतुलन में मांग और पूर्ति जिस बिंदु पर बराबर होती है वहां बाजार संतुलन की स्थिति में होता है। तो सबसे पहले मांग और पूर्ति को तो समझना पड़ेगा, तो हमने समझा। अब संतुलन की कंडीशन पढ़ते हैं। लिखा है बाजार में मूल्य निर्धारण करते समय मांग रेखा और पूर्ति रेखा जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है वह मूल्य बाजार में रखा जाता है, जिसे हम साम्य मूल्य भी कहते हैं। याद रखना, पूछा जाता है कि बाजार मूल्य को हम साम्य मूल्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर प्राइस, डिमांड और यहाँ पे सप्लाई, 1, 2, 3, 4, 5। स्टार्टिंग में हमने जो टेबल पढ़ी है वही टेबल में यहाँ पे बना रही हूँ। कीमत कम होने पर क्या होती है, मांग हमेशा अधिक होती है। तो यहाँ पे 500, 400, 300, 200 और 100। और कीमत अधिक होने पर क्या होता है, सप्लाई बढ़ती है। तो 1 रुपये कीमत होने पर 100, कीमत बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ी। तो इस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारी टेबल बन गई। तो अब आप यहाँ पर ये इस तरीके का भी आप चित्र बना सकते हो, और इस चित्र को टेबल के बेस पे यहाँ पर सारे क्वांटिटी प्राइस को मेंशन करके बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं हमेशा, क्वांटिटी 100, 200, 300, 400 और ये 500। और यहाँ पे हम हमेशा प्राइस लिखते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। हमने पढ़ा था जब वस्तु कीमत 1 और 2 होती है जब संतुलन की स्थिति नहीं होती, संतुलन की स्थिति 3 पर होती है और 4 और 5 पर भी नहीं होती। कैसे, हम देखेंगे। सबसे पहले हम डिमांड का बना लेते हैं। जब वस्तु कीमत 1 रुपया होती है तो उसको खरीदने वाले लोग कितने होते हैं, 500। यहाँ पे देख रहे हो ये 500, ये वाला हम पढ़ा रहे, डिमांड का हम बना रहे हैं। फिर वस्तु कीमत जैसे 1 रुपये से बढ़कर 2 हो जाती है तो खरीदने वाले लोग कम हो जाते हैं। फिर वस्तु कीमत 2 से 3 हुई तो यहाँ पर ये 3। वस्तु कीमत 3 से 4 होती है तो खरीदार और कम हो गए, और ये तो ये हमारी डिमांड रेखा बन गई। अब सप्लाई रेखा बनाते हैं। सप्लाई में क्या होता है, जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वस्तु की पूर्ति बढ़ती है। 1 रुपये कीमत होने पर 10 लोग खरीदते हैं, 2 रुपये होने पर 200 लोग खरीदते हैं, 3 रुपये होने पर ये 300 लोग, 4 पे 400, 5 पे 500। तो ये सप्लाई। तो देखो बिंदु 3 आया जहां पर क्या हुआ, संतुलन की स्थिति बनी। तो आप ये वाली टेबल भी बना सकते हो, ये वाला चित्र भी बना सकते हो और ये वाला भी बना सकते हो। तो आया समझ में बाजार संतुलन की स्थिति। अब अगर फिर भी कोई डाउट हो तो डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।